बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसके बेनिफिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट बेनिफिट हमने ये देखा है कि वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीजेस, by producing crops which have drought tolerance, by improving their nutritional value, and by enhancing the durability of products during harvesting and shipping. Second benefit is reduce production cost. प्रोडक्शन कास्ट भाई हमारी कब बढ़ती है? जब हमें पेस्टिसाइड्स का ज्यादा स्प्रे करना पड़ता है, जब हमें फर्टिलाइजर्स जो है वो ज्यादा डालनी पड़ती हैं। और अगर हम ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर लें कि जो नेचुरली जो है ना वो उनके अंदर रेजिस्टेंस पाई जाए इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, जैसे कॉटन जो है, जो कॉटन एरिया से लोग बिलोंग करते हैं वो इसको अच्छी तरह समझते हैं कि कितने ज्यादा स्प्रे जो है वो करना पड़ते हैं इस क्रॉप की मेच्योरिटी तक। लेकिन अगर बीटी कॉटन की हम बात करें तो ये वो वैरायटी है कि जिसके अंदर एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसके नतीजे में इंसेक्ट पेस्ट का अटैक जो है इसके ऊपर कम होता है। सो अल्टीमेटली बाय रिड्यूसिंग द pesticides or their sprays, we can reduce the cost of production. Then we can reduce or stable the prices for the consumers. Another benefit, यानी वैसे आप देखते हैं ना मार्केट में डिमांड सप्लाई पे सारा सिस्टम चलता है। अगर क्रॉप बड़ी अच्छी होती है तो अल्टीमेटली मार्केट में उसकी प्राइस जो है वो कम होती है और उस प्राइस का कंज्यूमर को भी बेनिफिट होता है। और अगर किसी साल प्रोड्यूस कम हो तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से उसकी प्राइसेस जो है वो राइज हो जाती हैं एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर हैव टू पे द प्राइस। तो कंज्यूमर को बेनिफिट क्या हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी का? वी कैन हैव प्रोड्यूस विद द स्टेबल प्राइसेस, प्राइस फ्लक्चुएशन कम हो जाएगी और अल्टीमेटली कंज्यूमर को कई कई साल तक जो है वो प्राइसेस जो है वो स्टेबल के साथ क्रॉप अवेलेबल हो सकती है। चौथा बेनिफिट जो है वो हमारा कंट्रोल जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर बढ़ सकता है। जैसे हम बेटर न्यूट्रिशन के साथ क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है कि हम गोल्डन राइस ग्रो कर सकते हैं जिसमें आयरन और विटामिन ए का लेवल जो है वो हाई है। हम जिंक की ऐसी वैरायटीज ग्रो कर सकते हैं जिनके अंदर जिंक का लेवल हाई है, ऐसी गंदम जिसमें नेचुरली जिंक का लेवल हाई हो। हम ऐसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जिनके अंदर एलर्जिक ऑप्शन ना हो, ठीक है, चाहे वो 1 या 2% पॉपुलेशन को एलर्जी का इशू है। तो जो एलर्जी काजिंग जीन्स अगर उनको रिमूव कर दिया जाए, जैसे पीनट जो है वो दुनिया में नंबर 1 एलर्जन समझा जाता है, तो अगर इसके अंदर जो एलर्जी काजिंग जीन है उसको रिमूव कर दिया जाए तो पीनट को एज अ चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली यूज किया जा सकता है टू टैकल द इश्यूज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन। इंसेक्ट पेस्ट भाई अगर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगी, वी हैव बेटर कंट्रोल, ultimately there will be less use of herbicides, and similarly we can introduce disease resistance among the different crops. तो ये भी सब, ये 4-5 जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं ये ह्यूमन के कंट्रोल में आ जाती हैं चीजें अगर वो बायोटेक्नोलॉजी को एज अ टूल यूज करें। Research on genetic modification to achieve appropriate weed control can increase farm income and reduce the time women farmers spend weeding, allowing more time for the child care that is essential for good nutrition. तो लेट्स की एक ये हर्बिसाइड्स का ही हम देख लें बेनिफिट जो है कि अगर हम वीट कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, वीड वो प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी मेन क्रॉप्स के साथ compete करते हैं, उसी के सीजन के हिसाब से वो ग्रो करते हैं, उसी के हिसाब से उनकी फूड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, पानी की रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर हम ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर लें कि जो वीड को compete ना करने दें अपने साथ,
तो जितना टाइम उन वीड्स को मैनुअली निकालने में लगता है, वो टाइम स्पेशली जो फीमेल विलेज लेवल पे ये काम करती हैं, वो इस स्पेयर टाइम को अपनी फैमिली केयर के लिए यूज कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों की न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हम माँ का जो एलोकेटेड टाइम है फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन उसको इंक्रीज करने में कामयाब हो जाएं। Biotechnology may offer cost-effective solutions to micronutrient malnutrition, such as vitamin A and iron-rich crops. The research focused on how to reduce the need for inputs and increase the efficiency of input use could lead to the development of crops that use water more efficiently and extract phosphate from the soil more effectively. जिस तरह हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा था कि ऐसी वैरायटीज डेवलप की गई थी कि जिनका फोटोसिंथेटिक एरिया जो है वो ज्यादा था, जिनकी हाइट ज्यादा होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बेहतर हो रहा था। तो इसी तरह हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं कि जो कम इनपुट्स के साथ बेहतर यील्ड दे सकती हैं। The development of cereal plants capable of capturing nitrogen from the air could contribute greatly to plant nutrition. यानी जिनके अंदर ये एबिलिटी ज्यादा होगी कि वो हवा से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें। अल्टीमेटली हमें यूरिया या इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, उनका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, thus helping poor farmers who often cannot afford fertilizers. इसके साथ साथ इनपुट्स की प्राइसेस का भी हमने देख लिया भाई, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर यील्ड ले सकते हैं कम इनपुट्स के साथ। एक और बेनिफिट है बायोटेक्नोलॉजी का, वी कैन कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हैबिटेट एंड इंडिजिनस एनिमल्स, यानी वी कैन प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी बाय रेजिंग प्रोडक्टिविटी इन फूड प्रोडक्शन। Agriculture biotechnology could help farmers to reduce the need to cultivate a new land. New land कहाँ से आती है? Especially harvest करके forest वगैरह को, and help conserve biodiversity and protect fragile ecosystem. तो दुनिया की ब्यूटी किसके अंदर है? बायोडाइवर्सिटी के अंदर। हर चीज, हर प्लांट, हर वीड, इनको हक है जिंदा रहने का। ठीक है, अगर हम यूजफुल प्लांट्स के ऊपर कंसंट्रेट करते जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी कम करते जाएंगे, एनिमल स्पीशीज कम से कम होती जाएंगी, तो एक स्टेज आएगी कि जिसमें इकोसिस्टम को मेंटेन करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। रिसर्च शुड फोकस ऑन क्रॉप्स रेलेवेंट टू स्मॉल फार्मर्स एंड पुअर कंज्यूमर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज स्वीट पोटैटो, राइस, मेज, व्हीट, मिलेट along with लाइवस्टॉक। तो एक अभी तक देखा गया है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो मेन क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वहां पे मेन क्रॉप्स का सीड जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कॉटन, जिसमें मेज, इनकी हमने एग्जांपल्स ली हैं। लेकिन वो क्रॉप्स जो स्मॉल एरिया से बिलोंग करती हैं, छोटे फार्मर्स ग्रो करते हैं, स्पेशली अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, इनके ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि इनकी लाइवलीहुड को भी बेहतर किया जा सके। Productivity gains could have the same poverty reducing impact as those of green revolution if the appropriate policies are in place. Otherwise, again, the developed nations, the farmers are developed nations, they will gain all the benefits, and the poor farmers in developing countries will remain poor. We can't bring them out of poverty. Let's discuss the negative effects of biotechnology, especially on human health and environmental risk. ये भाई चीजें अभी हतमी नहीं हम इनको कह सकते। जिन कंट्रीज में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है,
वहां से जो आउटकम्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अभी मजीद इस पे काम करने की ज़रूरत है कि बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है या ओवरऑल इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। सो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फूड्स आर नॉट इंट्रिंसिकली गुड और बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ। यानी हम नहीं कह सकते कि ये सारी जो है ना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है ना वो नुकसानदेह हैं या सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो बेनिफिशियल हैं। ये किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? हेल्थ इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट। इनको यूटिलाइज हम कितना करते हैं। तो एक खास लेवल तक यूज करना हो सकता है वो सेफ हो, लेकिन बियॉन्ड दिस सेफ लेवल मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम एलर्जिक रिएक्शंस. So GI foods with a higher iron content are likely to benefit iron deficit consumers, but the transfer of genes from one species to another may also transfer characteristics that can cause allergic reactions. The possibility है कि जब हम आयरन रिच क्रॉप्स प्रोड्यूस करें थ्रू बायोटेक्नोलॉजी तो उनके अंदर कोई ऐसा जीन चला जाए एक्सीडेंटली कि जो एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकता हो. Agrotoxicose. Agrotoxicose severely damaging women losing their children from womb, stunted growth in children, respiratory problems for adults, cancer, etc. So these are some negative effects which are associated with the consumption of biotechnologically modified foods. There are chances of agritoxicose, and if it happens, it has devastating impact on the human race. Transfer of allergenic genes or antibiotic resistance and other unknown effects. Genetically modified foods need to be tested for allergy transfers before they are commercialized. और अगर एनिमल्स को मीट प्रोडक्शन के लिए या दूध की प्रोडक्शन के लिए रियर किया जा रहा है तो उसमें यह जरूर देखा जाए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसमें इतनी ज़्यादा डेवलप ना हो जाए कि वो आगे ह्यूमन के अंदर जाए या एंड यूजर के अंदर जाए वो ट्रांसफर हो जाए. लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स. genetically engineered foods with possible allergy risk should be fully labeled. जो भी पॉसिबल अभी तक हमें आउटकम्स मिलते हैं ना भाई इन फूड के साथ जो नेगेटिव हेल्थ एसोसिएटेड हैं इफेक्ट्स, they should be mentioned on the label. Labeling may also be needed to identify content for cultural and religious reasons or simply because consumers want to know what their food contains and how it was produced. तो कोशिश करनी चाहिए रूल्स रेगुलेशंस जो है ना वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर कि वहां पे जीएमओस को कन्वेंशनल क्रॉप्स के साथ मिक्स ना किया जाए. यानी अगर कोई कॉर्न ऑयल खाना चाहता है कन्वेंशनल क्रॉप का तो वो उसको अवेलेबल होना चाहिए. और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न क्रॉप से ऑयल एडिबल ऑयल जब वो यूज करना चाहता है तो उसके ऊपर लेबल पे मेंशन होना चाहिए कि दिस इज फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न. सो लेबलिंग रिक्वायरमेंट should be there. Genes can end up in unexpected places. एक और भाई रिस्क पाया जाता है कि जीन जो है ना वो किसी ऐसी जगह पे जाके स्केप कर सकता है जिसको हम जीन एस्केप का नाम देते हैं. इंट्रैक्शन माइट अकर एंड प्रॉब्लम रिजल्ट्स. अब जीन एस्केप के नतीजे में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. For example, herbicide resistance genes go into the wheat. तो हम तो वीड इसलिए प्रोड्यूस वीडीसाइड जो है ना वो वीड के अगेंस्ट हम रेजिस्टेंस लाना चाहते हैं प्लांट के अंदर, वहां पे वीड ग्रो ना कर सकें. लेकिन खुदा न खास्ता वही जीन अगर वो हर्ब के अंदर चला जाए किसी तरीके से
तो फिर उस हर्ब को खत्म करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। इसको टेक्निकली हम जीन एस्केप का नाम देते हैं। रिस्क आर ऑलवेज देयर कि जीन अगर किसी तरीके से निकल के किसी गलत जगह पे चला गया तो उसके नतीजे में फ्यूचर में कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक और जो रिस्क रहता है वो म्यूटेशन का है। जीन कैन म्यूटेट विद हार्मफुल इफेक्ट्स। और म्यूटेशन क्या होती है? परमानेंट चेंज इन जेनेटिक मेकअप। यानी आपने सोचा ही नहीं हुआ कि म्यूटेशन इस लेवल तक इसमें आ सकती है और एक पर्टिकुलर जीन के अंदर वो म्यूटेशन हो के नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफर होना शुरू कर देती है, तो वो भी फ्यूचर में नुकसानदेह हो सकती है। उस म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि वो जो क्रॉप है वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल ना रहे। GMOs should be a threat to other plants and wild species, flora and fauna biodiversity. एक और इसका जो नेगेटिव इफेक्ट समझा जाता है GMOs का कि ये बायोडाइवर्सिटी को फ्यूचर में खत्म करने जा रही है, क्योंकि इसके नतीजे में हम जो सिलेक्टेड क्रॉप्स हैं उनको ही ग्रो करेंगे और उसके अलावा हर प्लांट को हम सिस्टम से निकालते जाएंगे। तो ये भाई दोनों साइड से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के नतीजे में हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन भी कर सकते हैं ताकि हम कम से कम ज़मीन जो है ना उसको कल्टीवेशन के लिए उसमें से फॉरेस्ट या इस तरह के चीज़ें जो है उनको हार्वेस्ट करें, उनको क्लियर करें। तो इस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन नेगेटिव साइड पे अगर हम देखें तो मेन क्रॉप्स पे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नतीजे में राइस की चंद वैरायटीज रह गई हजारों को छोड़ के, तो उससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी कम होने के चांसेस। इसके अलावा एक और रिस्क समझा जाता है। नॉर्मली किसान क्या करते हैं कि अपनी क्रॉप का सीड जो है ना वो रख लेते हैं नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन के लिए, फिर उसी से अपनी फसल ग्रो करते हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के नतीजे में जब किसान को पता चलेगा कि वो तकरीबन डबल या 3 गुना यील्ड ले सकता है GMO वाला सीड यूज करके, तो फिर अल्टीमेटली वो अपना जो नेचुरल उसका सीड बैंक है ना उसको वो लूज करना शुरू कर देगा। और एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि जिसमें फिर उसको टोटली डिपेंड करना पड़ेगा उन बड़ी कंपनीज के ऊपर जो GMOs का सीड सप्लाई करती होंगी। So dominance by few private powerful companies has a negative impact on small scale farmers all over the world. इसके अलावा ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सीड प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं दे कैन यूज द टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजीज। टर्मिनेटर नाम से इंडिकेट कर रहा है कि एक खास अरसे के लिए वो क्रॉप ग्रो करेगी और उसको फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे नेक्स्ट ईयर। अगेन आपको उसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा उससे वो क्रॉप का सीड लेने के लिए। So the impact of terminated technology is still under development, but which, if applied, would prevent a crop from being grown the following year from its own seed. इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भाई जो हमने WTO में पढ़े थे IPR, ये भी बड़ा मैटर कर रहे हैं कि बड़ी सीड कंपनीज जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपने पास रखेंगी, तो अल्टीमेटली जो पब्लिक सेक्टर की जो रिसर्च होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा फेल्ड एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज देयर। यानी फर्ज किया मॉन्सेंटो का एक यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो GMOs के अंदर जिसका नाम है, इंडिया के अंदर इसकी इससे वो बेनिफिट नहीं लिए जा सके कि जो ग्लोबली लिए जा रहे थे। तो इसलिए नो डाउट इसके अंदर होप का एलिमेंट पाया जा रहा है GMOs के अंदर, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। लेकिन
we should always be ready for some failed expectations as well. कि failure के chances भी हो सकते हैं. Risk to have unauthorized GMO products in the food chain. For example, GMOs intended for animal could be used accidentally in the products for human consumption. एक ये भी रिस्क पाया जाएगा. जब तक GMOs नहीं थे तो एक ही किस्म की गंदम या एक ही किस्म की मकई जो है वो अवेलेबल थी. लेकिन अगर सेम कंट्री के अंदर, सेम मार्केट के अंदर GMOs कॉर्न भी अवेलेबल हो और कन्वेंशनल भी अवेलेबल हो, तो रिस्क ऑफ unauthorized mixing will be there. Public sector must design and enforce safety standards to protect the public from the health risk, whereas other labeling might be left to the private sector in accordance with the consumer demands for knowledge. तो सजेशन ये है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, स्पेशली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हवाले से, ये पब्लिक सेक्टर के पास रहने चाहिए. गवर्नमेंट को अपने पास इस तरह की चीजें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, जबकि बाकी जो चीजें हैं वो प्राइवेट सेक्टर को इंट्रस्ट की जा सकती हैं. रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद GI foods should be integrated into general food safety regulations of a country. Progress on achieving a global agreement on biosafety standards is urgently needed. तो अभी मैंने बोला है कि भाई बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि जो GMOs को सेफ नहीं समझते. वो समझते हैं कि यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जीन के अंदर चेंज की जा रही है, ये ह्यूमन के अंदर जाके अगर म्यूटेशन की शक्ल में या किसी शक्ल में ज़ाहिर हो जाती है तो ये नस्ल इंसानी के बका के लिए खतरनाक हो सकते हैं. इसलिए बायोसेफ्टी के स्टैंडर्ड्स जो है ना वो ग्लोबल लेवल पे बनाने की जरूरत है. पाकिस्तान में अभी जो है वो GMOs की कल्टीवेशन बैन है ऑफिशियली. कोई भी इसको ग्रो नहीं कर सकता. ठीक है, पाकिस्तान के जो बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो अभी इसको अलाउ नहीं करने दे रहे. इकोलॉजिकल रिस्क जो है वो भी उसको भी देखने की जरूरत है. इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, potential for spread of traits such as herbicide resistance from genetically improved plants to unmodified plants, including weeds. Build up of resistance in insect population. यानी अभी तो हम कह रहे हैं ना कि इंसेक्ट का अटैक ना हो, उसके नतीजे में हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो जाए, कम इनपुट की वजह से. लेकिन खुदा न खास्ता अगर वही रेजिस्टेंस जो है वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन में अगर किसी तरीके से शिफ्ट हो गई, तो व्हाट विल बी द फेट. देन पोटेंशियल थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी पोज्ड बाय वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर ऑफ जेनेटिकली इंप्रूव्ड क्रॉप्स. फिर मोनोक्रॉपिंग जो हम करते जा रहे हैं कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता सारी कॉर्न, सारी सोयाबीन, सारे ऑयल सीड्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो मोनोकल्चर होगा, वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर जेनेटिकली इंप्रूव्ड क्रॉप्स का, ये भी बायोडाइवर्सिटी के लिए एक नेचुरल थ्रेट हो सकता है. तो अगर आपसे इकोलॉजिकल रिस्क पूछे जाएं तो आपको ये कम से कम 3 रिस्क जो है ना वो मेंशन करने चाहिए. तीसरा एस्पेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट से हटके अब हम सोशियो इकोनॉमिक रिस्क की बात करेंगे. सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में हम देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि पॉवर्टी बढ़ गई कम होने की बजाय, कि जो एडवांस्ड कंट्रीज के फार्मर्स थे उन्होंने बेनिफिट उठाया उस टेक्निक से, और जो गरीब कंट्रीज थे वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना कर सके, तो फिर वो कंपेटिटिव क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे. अल्टीमेटली गरीब गरीब तर होता गया और अमीर अमीर से अमीर तर होता गया. सो इन केस ऑफ genetically improved crops, the risk is also there. There is a considerable risk that introduction of agricultural biotechnology could lead to increased inequality of income and wealth.
unless developing countries have policies in place to ensure that small farmers have access to delivery system, extension services, productive resources, markets and infrastructure. तो ये भाई पिलर्स हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज के स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं डिलीवरी सिस्टम के अंदर या एक्सटेंशन सर्विसेज के अंदर, तो उनकी इनकम बढ़ सकती है। अदरवाइज उनकी इनकम कम होने की वजह से इनइक्वालिटी होने के चांसेस जो हैं वो और ज्यादा हैं। In such a case, large farmers are likely to capture most of the benefits through early adoption of the technology, expanded production, and reduced unit cost. अगर छोटा किसान जो है वो टेक्नोलॉजी को अर्ली अडॉप्ट नहीं करता या उस बड़े स्केल पे उसकी प्रोडक्शन नहीं करता या उसकी यूनिट कास्ट जो है वो कम नहीं होती, तो अल्टीमेटली इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो है वो वाइडन होने के चांसेस हैं। Growing concentration among companies engaged in agricultural biotechnology research may lead to reduced competition, monopoly profits, exploitation of small farmers and consumers, and extraction of special favors from the governments. दूसरी चीज जिस पे ज्यादा एम्फिसाइज करने की जरूरत है कि मोनोपोली ना होने दी जाए, किसी एक कंपनी को अलाउ ना किया जाए कि वो ही सीड की सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो, बल्कि हेल्दी कंपटीशन प्रोड्यूस किया जाए। एक से ज्यादा कंपनीज जो है उनको अलाउ किया जाए कि वो सीड को सप्लाई करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि कंपटीशन जो है वो हेल्दी कंपटीशन में कन्वर्ट होगा, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम से कम रहने के चांसेस हैं, छोटे फार्मर्स की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके कम होने की चांसेस हैं, और जो गवर्नमेंट से बाज दफा कंपनीज फेवर ले लेती हैं इन मैनी टर्म्स, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। Effective antitrust legislation and enforcement institutions are needed, particularly in small developing countries where one or only a few seed companies operate. तो एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन भाई इसको होने की ज़रूरत है, इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ताकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो नाजायज फायदा जो है वो ना उठा सकें। Effective legislation is also required to enforce intellectual property rights, including those of farmers to germplasm, along with the lines agreed to within the WTO and Convention on Biological Diversity. इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक रिस्क जो है ना उनको कम करने के लिए ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से एक इफेक्टिव लेजिस्लेशन पाई जाए, जिसमें वहाँ के लोगों का जो जेनेटिक मटेरियल है या जिसको हम जर्म प्लाज्म कह रहे हैं, उसके हवाले से उनको भी कुछ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, लास्ट वन इज एथिकल कंसिडरेशन। A major ethical concern is that genetic engineering and life patents accelerate the reduction of plants, animals, and microorganisms to mere commercial commodities, so deprived of any sacred character. तो भाई जिस तरह इंसान जो है ना वो समझते हैं कि हमें जिंदा रहने का हक है, इसी तरह हर मखलूक जो अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनका भी हक है कि वो यहाँ पे सरवाइव करें, जिंदा रहें। एथिकली हमें नहीं हक पहुंचता कि हम कुछ प्लांट्स को, कुछ एनिमल्स को, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ इसलिए सिस्टम से निकाल दें कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये हमें उतनी प्रोडक्शन नहीं देते,
और हम वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला प्रिंसिपल लगा के कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको तो हम प्रमोट करते जाएं, और जिसको हम समझते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है उसको हम सिस्टम में से निकालते जाएं। अल्टीमेटली वी विल लूज बायोडाइवर्सिटी and our ecosystem will destroy. So this is today's lecture. We can conclude that biotechnology has the potential to enhance agricultural productivity in developing countries in a way that further reduces poverty, improves food security and nutrition, and promotes sustainable use of natural resources. However, biotechnology is not a silver bullet for achieving the food security. यानी ये ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं है कि इससे सारा कुछ ठीक हो जाएगा कि हम बायोटेक्नोलॉजी को सारा कुछ समझ लें. Along with conventional agriculture research methods, it may be a powerful tool in fighting against poverty. तो जब तक रिस्क एसोसिएटेड रिस्क जो हैं, चाहे वो इकोलॉजिकल हैं, एनवायरमेंटल हैं या हेल्थ रिलेटेड हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, तो तब तक हमें बायोटेक्नोलॉजी को कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के साथ लेके चलना चाहिए, रादर दैन कि हम बायोटेक्नोलॉजी को सब कुछ समझ के ओन कर लें और कन्वेंशनल फार्मिंग जो है ना उसको जीरो लेवल पे ले लें. सो सिंपली बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट द मैजिक बुलेट or it is not the solution for all problems. So we should have conventional farming and biotechnology side by side so that we can achieve the Millennium Development Goals or the extended variant Sustainable Development Goals. 2000 में भाई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उन्होंने कुछ सेट ऑफ गोल्स पे एग्रीमेंट किया था कि जिनके थ्रू वो चाहते थे कि दुनिया में जो इनइक्वालिटीज हैं उनको कम कर दिया जाए, गुर्बत खत्म कर दी जाए, हंगर को खत्म कर दिया जाए, यूनिवर्सल एजुकेशन दी जाए, जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको खत्म कर दिया जाए, इन्वायरमेंट जो है ना उसको सस्टेनेबल किया जाए. इस पर्पज के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है ना वो फ्रेम आउट किए गए थे जिनको 2015 तक अचीव करना था, और 2015 के बाद इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम दे दिया गया. यानी मजीद दुनिया को टाइम दिया गया कि जो इससे बेनिफिट्स नहीं ले सके वो इनको इन पे अमल करके अपनी और अपनी कौम के लिए बेनिफिट्स हासिल कर सके. तो चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनके अंदर जीएमओ जो है ना ये हमें हेल्प आउट कर सकती है. लेकिन जीएमओ जो है ना सिंपल यही सिर्फ सोल्यूशन नहीं होना चाहिए. इसके अलावा हमें जो हमारे बाकी सिस्टम्स हैं जिसमें क्रेडिट एक्सेस जो उसकी बेहतरी पे काम करना चाहिए, मार्केट एक्सेस की अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन की ये स्मॉल फार्मर है या लार्ज स्केल फार्मर है. रिस्क रिडक्शन जो है उस पर हमें फोकस करना चाहिए. इसके अलावा जो ट्रेड रिलेटेड डिस्टॉर्शंस हैं, पॉलिसीज हैं, उन पे हमें अमल करना चाहिए. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे काम करना चाहिए. तो इनके साथ साथ अगर हम जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटीज जो हैं वो अगर सिस्टम के अंदर ले आते हैं तो इससे हम फूड की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, जिसके नतीजे में हम पॉवर्टी और हंगर इसको खत्म कर सकते हैं. So agriculture is a vital development tool for achieving the Millennium Development Goals that calls for halving by 2015 the share of people suffering from extreme poverty and hunger. तो 2015 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट करें तो इसकी वजह से हम पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर जो है उसको उसमें जो लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं उनका नंबर जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं. तो हमें
अपनी जो एग्रीकल्चर है इसको न्यूट्रिशन सेंसिटिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी हम प्रोडक्शन भी करें, प्रोडक्शन भी बढ़ाएं और साथ साथ इसके अंदर ऐसी क्रॉप्स, ऐसी कमोडिटीज लेके आए जिनसे हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो भी बेहतरी की तरफ जाए। सो दिस इज द रेफरेंस मटेरियल which you can consult for further clarification